बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे आईबीडी पे। आईबीडी से क्या बनता है जी? आईबीडी है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। और आईबीडी में आज हम बात करेंगे क्रोहन डिजीज़ के ऊपर। ये जो क्रोहन डिजीज़ है इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह से लेकर रेक्टम तक, इसमें कहीं भी छाले बन जाते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन कहीं भी हो सकती है, वो बिल्कुल मुंह के अंदर हो सकती है, आगे खुराक की नाली में, आगे जाके आंतों के अंदर, कहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर ये जो इफ़ेक्ट करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को करती है और अल्सरेटिव किस्म की कैफियत जो है वो हो जाती है और छाले से बन जाते हैं, फ्यूम ये फॉर्मेशन हो जाती है छालों की और उसके बाद वो अल्सरेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको डैमेज भी कर देती है और कुछ मौके पे कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में मिलती हैं वहाँ पर ये इफ़ेक्ट करती है, ये वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है जी? मुझे जैसे मैंने आपको बताया, अल्सरेटिव कंडीशन हो जाती है। पहले वो उसमें छाले बनते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या उसके जॉइंट पे, जंक्शन पे, और उसके बाद वो जो छाले हैं वो अल्सरेटिव फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। ये जो अल्सरेटिव फॉर्म इसके अंदर फॉर्म अप होती है क्रोहन डिजीज के अंदर, ये बेसिकली इरेगुलर होती है। इरेगुलर से मुराद ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एक हिस्से में थोड़ी सी ये फॉर्मेशन हुई, ये इस तरह से छाले से बने, अल्सरेटिव कंडीशन हुई, फिर थोड़ा फासला छोड़ के अगला हिस्सा, कुछ हिस्सा थोड़ा सा ठीक होगा और उसके बाद फिर अगले हिस्से में फिर अल्सरेटिव कंडीशन आ जाएगी और छाले बने होंगे। इस तरह से ये इरेगुलर्स होते हैं, रेगुलर नहीं होते। ये इसकी पहचान है या इंडिकेशन है। अगर आप डायग्नोज में देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्रोहन डिजीज है। ये तो था कि क्रोहन डिजीज है क्या। अब हम इस तरफ आते हैं कि क्रोहन डिजीज जो है ये किस किस्म की बीमारी है। तो क्रोहन डिजीज बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसको कहा जाता है AID, ऑटो इम्यून डिजीज। बेसिकली ये ऐसी बीमारी है जो इम्यून सिस्टम की गलत फहमी की बिना पर ग्रो करती है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि बीमारियों को या बीमारियों को हमारे जिस्म में आने से रोकता है या हमारे जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो बीमारियों के खिलाफ फाइट कर सके। बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। एक कहलाते हैं गुड बैक्टीरियाज, दूसरे कहलाते हैं बैड बैक्टीरियाज, यानी अच्छे बैक्टीरियाज, बुरे बैक्टीरियाज। अच्छे बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरियाज जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये इस तरह से ज़रूरी हैं कि ये बॉडी की कंस्ट्रक्शन में हेल्प देते हैं, मुख्तलिफ कामों को सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। और अगर हम बात करें बैड बैक्टीरियाज की, तो बैड बैक्टीरियाज में मुख्तलिफ किस्म के वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियाज जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बैड बैक्टीरियाज के जुमरे में आते हैं। तो ये बीमारी इस तरह से बनती है कि हमारा इम्यून सिस्टम गलत फहमी का शिकार हो जाता है। वो ये समझता है कि ये जो गुड बैक्टीरियाज है इनको भी बैड बैक्टीरियाज कंसिडर करता है और इनको किल करना शुरू कर देता है। जब इनको किल करना शुरू कर देता है तो नतीजे के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। और उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम, जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये क्रोहन डिजीज है। अब ये जहाँ पर प्रॉब्लम होगा वहीं पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। बेसिकली तो ये मैंने आपको बताया मुंह से लेकर रेक्टम तक ये सारे हिस्से में कहीं भी हो सकती है। अगर इस तरफ आ जाएं कि ये क्रोहन डिजीज की वजूहात क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजूहात क्या है, तो उसमें पहली वजह जो हमें सबसे पहले नजर आती है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिकली ये एक ऐसी बीमारी जो, या ऐसा एक मर्ज जो मौरूसी तौर पर फैलता है। अगर किसी बच्चे के वालिदैन को है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस बच्चे को भी वो हो जाएगा। दूसरा इसमें जो देखा गया है ज्यादातर प्रॉब्लम वो है एलोपैथिक मेडिसिन का मुसलसल इस्तेमाल। किसी भी बीमारी की वजह से, किसी मसले की वजह से अगर आपने एक लंबे अरसे तक एंटीबायोटिक मेडिसिन को यूज़ किया है, या कुछ लोग जो हैं वो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जैसे वो
कोई उनको सपोर्ट करती हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो स्टीरॉइड्स टाइप, तो वो भी एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। उनके इस्तेमाल करने से भी ये AID ऑटो इम्यून डिजीज जन्म ले लेती है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है इसमें स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है, जो स्मोकर हजरात हैं उनके साथ भी इस तरह से इशू होता है कि स्मोकर हजरात को ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, उनको होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। फिर आ जाता है इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, कैजुअल लाइफस्टाइल है जिसमें आप वर्किंग बिल्कुल भी नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, और इसके अलावा आप फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप तली हुई मसालेदार अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को वर्क पे नहीं लाते, काम नहीं करते, ज़्यादातर लेटे रहते हैं, खाते रहते हैं, लेटे रहते हैं, खाते रहते हैं, लेटे रहते हैं, एक जगह से उठेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ये भी एक वजह बन जाती है AID की। और फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस, जो एक सबसे बड़ी वजह गिनी जाती है, स्ट्रेस, टेंशन। ये स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ी रीजन है AID की। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो, किसी भी मसले का हो, स्टूडेंट को अपने एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट को अपने बच्चों के पेशेंट को अपनी बीमारी का स्ट्रेस हो सकता है, पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में स्ट्रेस हो सकता है कि वो अच्छा पढ़ नहीं रहे, अच्छा पढ़ जाएंगे, पता नहीं उनका फ्यूचर कैसा होगा, ये बच्चा बड़ा होकर ये बन सकेगा कि नहीं सकेगा जो ये बनना चाह रहा है या जो हम चाह रहे हैं। इस तरह के ये जो है ये स्ट्रेसेस होते हैं। प्लस और भी कई और आम तरह के, जैसे कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर किसी से कोई बात हो जाए, कोई किसी ने बात कह दी है तो उसकी बात को जब सुन लिया, अब सुनने के बाद क्या है जी कि वो टेंशन ले ली कि इसने मुझे ये बात क्यों कही। अब इसके मन में भी, इसके अंदर भी काफी सारे जज्बात हो रहे हैं, काफी सारे है जो ये कहना चाहता है, लेकिन चूंकि सामने वाला बंदा हैसियत में ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है। बॉस और एम्प्लॉय के अंदर ये हो सकता है, बॉस जो कहेगा एम्प्लॉय को मानना होता है, चाहे एम्प्लॉय अंदर ही अंदर खोलता रहे, वो बॉस को कुछ नहीं कह सकता। क्यों? उसका बॉस है, उससे हैसियत में ज्यादा है, ये उसको कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पर स्ट्रेस आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को अपने अंदर पालते रहते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन जो है ये कहलाते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन अंदर ही अंदर खोलते रहते हैं, अपने ही मन में, अपने ही आप कह सकते हैं अपने ही आप में ये अपने आप को जलाते रहते हैं, अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के साथ शेयर नहीं करते, इवन अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते, या शेयर नहीं करती, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों में ये फॉर्म पाई जाती है। और जो बात इनके जहन में हो या जो प्रॉब्लम इनके साथ हो, वो किसी को भी ये नहीं बताते, और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो जिसकी वजह से ये AID होने के ज्यादा चांसेस है। अगर हम इसको रेटिंग वाइज करें तो पहली ऑप्शन आ जाती है जेनेटिक, और दूसरे नंबर पर एलोपैथिक मेडिसिन का कंटिन्यूस यूजेज, और तीसरे नंबर पर आ जाता है स्ट्रेस। ये तीन बड़ी मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि लोग AID का शिकार हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज का या क्रोहन डिजीज का शिकार। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? क्रोहन डिजीज के सिम्टम क्या है? क्रोहन डिजीज के सिम्टम का इन्हिसार इस बात पर है कि क्रोहन डिजीज ने कहाँ पर इफेक्ट किया है। अगर फर्ज करें मुंह के अंदर इफेक्ट किया है तो छाले होंगे, और इस तरह से खाने में प्रॉब्लम्स होंगे, बोलने में प्रॉब्लम्स होंगे, इस तरह के मसाइल होंगे। गर्म अशिया ज्यादा नहीं ली जा सकेंगी, खाई नहीं जा सकेंगी, चाय वगैरह नहीं पी जा सकती, गर्म मशरूब नहीं लिया जा सकता, ठंडे मशरूब को दिल करेगा। और अगर फर्ज करें कि जो मैंने आपको शुरू में बताया, ज्यादातर इसका इफेक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है, या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है वहां पर होता है, कभी कभी लार्ज इंटेस्टाइन पर भी होता है। अगर वहां पर है तो फिर वहां पर दो तरह के आमतौर पर मसाइल देखे गए हैं। पहला मसला जो है वो ये देखा गया कि डायरिया की शिकायत हो जाती है, और जब ये डायरिया की शिकायत होती है तो इस तरह से होती है कि एक बार हाजत हुई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हाजत हुई, फिर थोड़ी देर बाद फिर वह हाजत हुई। इनको आमतौर पर जो स्टूल पास होता है वो वाटरी होता है, ज्यादा वाटरी होता है, और फिर 3-4 बार हाजत होने के बाद, 3-4 बार पाखाना करने के बाद ऐसा भी हो जाता है कि इनको स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये भी मसला इनके साथ पैदा हो सकता है। वहां से ज्यादा वीकनेस, कमजोरी का एहसास और कमजोरी होना भी शुरू हो जाती।
और दूसरी जो कैटेगरी है या दूसरी टाइप है उसमें कब्ज हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज आ जाते हैं। अब ये जो कब्ज है इसमें बहुत ज्यादा होती है। अगर कब्ज हो रही है तो कब्ज होगी और वो फिर आंतों में मूव करेगी। जब वो आंतों में मूव करेगी तो पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार रहेगा, उसको बहुत ज्यादा पेन होगी। और खाना खाते ही कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है, खाना खाते ही फौरन ये मसला शुरू हो जाता है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, इस तरह से होता है। और कुछ लोगों के साथ होता है कि खाना खाने के कुछ देर बाद, आधा आधा पौना घंटा बाद ये मसाइल जो है वो शुरू होते हैं, इस तरह के। तो कुछ लोगों के साथ ये भी देखा गया, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि गैस का प्रॉब्लम भी है, साथ ही साथ क्या हो गया है, डायरिया भी है, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये भी देखा गया इसमें। और फिर क्या होता है, इसमें वजन कम होता जाता है पेशेंट का, आम तौर पर वजन कम होता जाता है। और वजन कम होने के नतीजे में वो जो काफी सारे मिनरल्स उसकी बॉडी का जो हिस्सा रहने थे, अब वो नहीं रहे, यानी वो नहीं रहेंगे। चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसके जो इम्यून सिस्टम होगा वो अपने अच्छे बैक्टीरियाज को, जो कि गुड बैक्टीरियाज हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, उनको किल करना शुरू करेगा। तो काफी सारी कैल्शियम्स, विटामिन, विटामिन डी, विटामिन बी, HB, कैल्शियम, इन तमाम चीजों की कमी का सामना करना पड़ता है बॉडी को। नतीजे के तौर पर पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, सुस्ती महसूस करता है, थकान महसूस करता है, लेटे रहने को दिल करता है, उसका दिल ही नहीं करता उठने को, वो कहता है मैं लेटा ही रहूं, यहाँ पे ही ठीक हूँ। वो उठेगा तो फिर हो सकता है चक्कर आए और लेट जाए। तो ये इस तरह के मसाइल जो हैं ये इनका सामना करना पड़ता है। ये वो सारे सिम्टम हैं जिससे आइडिया हो जाता है ये क्या है, ये क्रोहन डिजीज का शिकार पेशेंट है। अब हम चलते हैं इस तरफ, ये देखते हैं कि अगर क्रोहन डिजीज का इलाज ना करवाया जाए, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्रोहन डिजीज का इलाज एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर नहीं है। एलोपैथिक की उन चंद बीमारियों में से ये एक बीमारी है जहां पर जिसका इलाज एलोपैथिक में नहीं है। तो क्रोहन डिजीज का इलाज भी नहीं है, इसको जस्ट मैनेज किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल आप क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्रोहन डिजीज का नामो निशान ना रहे, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को एलोपैथिक से होम्योपैथिक के अंदर। पहला फायदा जो आपको होम्योपैथिक में शिफ्ट होने का होगा वो ये होगा कि इसके शिफ्ट होने से आपको जो एलोपैथिक के साइड इफेक्ट मिल रहे थे अब वो नहीं मिलेंगे, पहला फायदा। और उसके बाद ये है कि दूसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो ये कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर फर्ज करें, कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि चले मुझे ये हल्का सा मसला है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है चलता रहेगा। अगर कोई बंदा ऐसे करता है, कोई पेशेंट ऐसे करता है, उसको क्रोहन डिजीज का प्रॉब्लम है और उसको वो ठीक नहीं करता, वैसे ही चलने देता है, तो वो किन मसाइल का शिकार हो जाता है। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन जो है, जो क्रोहन डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें अगर पेशेंट ठीक नहीं करवाता, अपने आप को इलाज नहीं करवाता, तो जॉइंट पेन होना शुरू हो जाती है उसको, और आंखों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। और कुछ पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि वो फिस्टुला का शिकार भी हो जाते हैं, उनको फिस्टुला का मसला भी हो जाता है, और इंटेस्टाइन के कैंसर में भी मुब्तला हो जाते हैं अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाई जाए। तो ये थी वो साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस जो इसके इलाज ना करवाने की सूरत में आएगी। अब हम चलते हैं इस तरफ के कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसको सपोर्ट कर सकती हैं, इसको ठीक कर सकती हैं। ये जो है ये मैन टू मैन वेरी करती है चीज, एक बंदे से दूसरे बंदे में उसके साइन सिम्टम डिफरेंट होंगे, तो जाहिर है जब साइन सिम्टम डिफरेंट होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी। तो आपको अगर खुदा न खास्ता या आपकी फैमिली के किसी मेंबर को ये इशू है, तो पहले आप अपने भरोसे के होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, और उसकी कंसल्टेंसी के साथ वो आपको आपके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन सजेस्ट करेगा। चंद जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस हवाले से जो अपना काम कर सकती हैं या करती हैं, वो मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। आर्सेनिक एल्बम है, उसमें कोलोसेंथ है, कोलोसेंथ के साथ है चाइना के साथ है एलोज, और एलोज के साथ है मर्कसोल। तो ये वो चंद मेडिसिन हैं जो होम्योपैथिक में सपोर्ट करती हैं क्रोहन डिजीज के खिलाफ और क्रोहन डिजीज को निकालने में मदद देती हैं। आप जब अपने किसी डॉक्टर को चेक करवाएंगे तो यकीनन इनमें से ही एक या दो या चंद एक मेडिसिन वो आपको सजेस्ट करेंगे
और तरीकाकार भी बताएंगे, और उनके इस्तेमाल से, उसके इस्तेमाल से बाकायदा आप इस मर्ज से निजात हासिल कर सकेंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।